कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैंने जो मानचित्र अभ्यास की श्रृंखला में आपके 5 वीडियो आपके अध्ययन के लिए वीडियो पे अपने चैनल पे डाला था, इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए वीडियो लेके आया हूँ। और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो की श्रृंखला के जो भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपको चाहे बहुविकल्पी के रूप में, चाहे अतिलघुविकल्पी के रूप में और मानचित्र के रूप में इसी से सारे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप अवश्य रूप से बहुत ही अच्छे से तैयार करें। ठीक, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। चलिए देखिए, बर्बाद किए हम इस कार्य को शुरू करते हैं। ठीक, अगर जो आपको किसी चीज में डाउट होगा या कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। देखिए, ये मानचित्र अभ्यास जो 6वां श्रृंखला है, इसका जो पहला प्रश्न निकल के आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को आपको अपने मानचित्र पर दर्शाना है। ये भारत का नक्शा है। हमसे एक विद्यार्थी ने कहा कि सर मैप पे अच्छे से दिख नहीं पाता है मानचित्र पे, इसलिए मैंने यहाँ मानचित्र बना के और यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। आप इसको समझें, ताप्ती नदी को हमें दिखाना है मानचित्र पे। तो ताप्ती नदी को दिखाने से पहले हमें यह जानना है इस नदी का उद्गम क्या है, कहाँ से यह नदी निकलती है। जो ताप्ती नदी है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। तो हमें यह पता होना चाहिए मध्य प्रदेश कहाँ है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश है, जो बीच का सारा हिस्सा है ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ये निकलती है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में एक मुल्ताई नाम का स्थान है। असल में वो पहाड़ियां हैं, मुल्ताई नाम का स्थान है। मुल्ताई एक अपभ्रंश है, इसका वास्तविक नाम है मूलतापी, है ना, मूलतापी। तो मूलतापी नाम के स्थान से, मुल्ताई नामक स्थान से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से ये नदी निकलती है। और ये नदी निकलते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी अरब सागर में। ये कहां से निकली, कहां से निकली? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकली। मध्य प्रदेश के किस जगह से? बैतूल जिला। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? बैतूल। बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। और कहां गिरी? अरब सागर में। कहां गिरी? अरब सागर में। अरब सागर में। कहां गिरी? अरब सागर में। ठीक, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक, तो हम तापी नदी को देख चुके। अब यहां पे हम देखेंगे तापी नदी के बाद फिर दूसरा आता है, दूसरा आता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, देखिए सतपुड़ा पर्वत जो है, देखिए आपके लिए इसी में, इसी के अंतर्गत आप जब अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है ये सतपुड़ा पर्वत है। जब हम सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत ये मध्य प्रदेश, मध्य भारत में इस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मध्य भारत से इस पर्वत श्रेणी का विस्तार होते हुए ये पर्वत श्रेणी छोटा नागपुर के पठार तक जाती है। छोटा नागपुर के पठार तक जाती है। ठीक, तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये मध्य भारत से, यानी मध्य प्रदेश से लेके, यानी इसको आप जो लोकेट करोगे तो ये जो भारत का मध्य वाला हिस्सा है, भारत का जो ये मध्य वाला हिस्सा है, यहां से लेके और छोटा नागपुर के पठार तक जाएंगे। यानी यहां से लेके आप यहां तक ये लकीर खींचेंगे, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। ठीक, जैसे ही हम इस चीज को समझेंगे, देखिए इसके अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है, सतपुड़ा पर्वत को आप दर्शाइए। ठीक ना,
जब आप सतपुड़ा पर्वत को दर्शाते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, मैं उसको जरा देख लूं तो फिर एक बार समझा दूं वो कौन सा प्रश्न है। ये कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है सतपुड़ा पर्वत के बारे में। हाँ, अगर जो आपको भी कुछ प्रश्नों का डाउट लगे तो आप भी उसको हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। इससे पता चलता है, चलिए बाद में मैं उसे ढूंढूंगा, अभी समय का अभाव है। सतपुड़ा पर्वत को जब भी पूछेगा आपको तो आप मध्य भारत को लगेंगे। मध्य प्रदेश से लेके, ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहां हमने तापी नदी को दिखाया, मध्य प्रदेश वाले हिस्से से लेके और आप छोटा नागपुर के पठार तक दिखाएंगे। छोटा नागपुर का पठार असल में यह है झारखंड का हिस्सा, ये झारखंड है। झारखंड तक, मध्य प्रदेश से लेके यानी एमपी से लेके झारखंड तक आप दिखाएंगे। ये सतपुड़ा पर्वत का विस्तार हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है, अगला प्रश्न है झारखंड की राजधानी। झारखंड की राजधानी तो मैंने बताया छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को बताया, ये कहां है? ये झारखंड में है। तो झारखंड की राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो रांची। ये झारखंड की राजधानी क्या है? ये रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी ये रांची है, ठीक। रुकिए मिटा के मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको। ये झारखंड हो गया, ये आपका झारखंड राज्य हो गया। झारखंड राज्य की राजधानी रांची हो गया, ठीक। अब अगला प्रश्न आता है, भारत का प्रमुख कोई लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र, लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र, ऐसा स्थान, ऐसा संस्थान जहां पे लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है। तो लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आप लगा दीजिए, झारखंड में ही एक प्रमुख स्थान है जमशेदपुर। झारखंड में ही एक प्रमुख स्थान है जमशेदपुर। जमशेदपुर को टाटा नगर से भी नाम से भी जानते हैं, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये टाटा नगर जो है, ये मध्य प्रदेश, ये झारखंड में है। टाटा नगर झारखंड में है। इसे जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर जो है, इसी को टाटा नगर भी कहते हैं। तो ये भारत का प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है, ठीक। अन्य जब ये प्राइवेट, ये निजी संस्थान का लोहा इस्पात केंद्र है। जब हम सरकारी स्थान का लोहा इस्पात केंद्र करेंगे तो आप आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो भिलाई नाम का स्थान है, भिलाई नाम का स्थान है। भिलाई टाटा स्टील, भिलाई जो है लोहा इस्पात संयंत्र है। जो भिलाई नामक स्थान है, यहां पे लोहा इस्पात संयंत्र है, ठीक। ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। सरकारी क्षेत्र में जब आपसे पूछा जाएगा कि सरकारी क्षेत्र का कोई लोहा इस्पात संयंत्र का स्थान बताइए, तो आप लगा दीजिएगा भिलाई को, जो कहां है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। निजी संस्थान का सबसे प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो झारखंड के जमशेदपुर शहर में है, जिसे टाटा नगर के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आते हैं हम, शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी, देखिए हम आपको बता दें पहले, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो 4 भाग में बटी हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भाग में बांटा गया है। पहला जिसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद, ठीक ना, ट्रांस हिमालय का मतलब होगा हिमालय के उस पार, हिमालय पर्वत के उस पार, उसे ट्रांस हिमालय। फिर बोलते हैं महान हिमालय, ठीक, महान हिमालय। फिर महान के बाद लघु हिमालय के बाद फिर शिवालिक। तो आपको पता है शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे निचली पर्वत श्रेणी है। यानी जब हम शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक पर्वत श्रेणी को आप यहां दिखाएंगे। शिवालिक पर्वत श्रेणी को देखिए, ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी आप दिखाएंगे, ये कहां है? ये यहां है, ठीक। शिवालिक पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार देखिए कहां तक है? ये ब्रह्मपुत्र नदी तक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार सिंधु नदी के क्षेत्र तक, ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक,
सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी आप ये हिस्सा, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे निचला हिस्सा जो है, यानी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की, वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जिसे हिमालय का पाद क्षेत्र बोला जाता है। पाद क्षेत्र का मतलब हो गया कि हिमालय का एकदम चरण वाला हिस्सा जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो ये सिंधु नदी के से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी जम्मू राज्य से लेके असम राज्य तक इसका विस्तार है। कुल मिला के ये 2400 किलोमीटर तक है, 2400 किलोमीटर तक है। किसका विस्तार है? ये 2400 किलोमीटर तक का जो विस्तार है ये शिवालिक पर्वत श्रेणी का है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं गोदावरी नदी, उसके बाद आते हैं गोदावरी। को समझाने में ये चीजें खराब हो जा रही हैं और तो उसको थोड़ा साफ करना पड़ रहा है। देखिए, अब आते हैं जो गोदावरी नदी पे। अब देखिए, जो गोदावरी नदी है ये निकलती है कहां से? ये आपके निकलेगी महाराष्ट्र। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलेगी। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत बोलते हैं। जैसे भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, भारत का जो प्रायद्वीप का मतलब होगा जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटा गया। इस भाग को पूर्वी बोलते हैं और इस भाग को पश्चिमी बोलते हैं। तो पश्चिमी भाग के इस क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ये एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो पश्चिमी घाट के जो ये पर्वत श्रृंखला यहीं पे एक है, यहीं पे ये त्रयंबक नाम की पहाड़ियां हैं। तो ये त्रयंबक पहाड़ी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है यही त्रयंबक पहाड़ी है। इसी त्रयंबक पहाड़ी से ये नदी निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। ठीक, और ऐसे बहते हुए ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1465 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। ठीक, तो कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये गोदावरी नदी हो गई। तो ये कहां से निकली? ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में बही। ठीक, महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना में बही, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में बही, आंध्र प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में बही और ये उड़ीसा राज्य में भी बहती है। ठीक, तो आप इसको मुख्य रूप से ये बताएंगे, ये मध्य प्रदेश से बहते हुए महाराष्ट्र राज्य के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं केदारनाथ पे। ये केदारनाथ पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, जो अभी आते हैं अगला केदारनाथ पे। केदारनाथ क्या है? सबको पता है, ये हिंदुओं का प्रमुख स्थल है। केदारनाथ की यात्रा करने बहुत लोग जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो केदारनाथ है ना, ये उत्तराखंड राज्य में है। ये उत्तराखंड राज्य है। ये उत्तराखंड, इसको हम यूके कह देते हैं। उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि थोड़ा साफ कर दें। ये उत्तराखंड राज्य है। यहां का एक जिला है उत्तराखंड राज्य में, रुद्रप्रयाग नाम का जो जिला है। रुद्रप्रयाग से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जो है
केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ जो प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल है भगवान शिव का, ये कहाँ है? उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक, अब आते हैं भारत का प्रमुख तेल शोधशाला। अब तेल शोधशाला क्या बोला है, पहले इसको जानो। देखो, जब भारत में देखो हमारे यहां तेल तो होता नहीं है, तेल का खोज किया जा रहा है अपने यहां, अगर कुछ दिन में मिल जाता है, उम्मीद है हमारे यहां भी तेल के प्रमुख संस्थान मिल जाएंगे जहां से तेल निकाला जाता है। कुछ हैं छोटे मोटे संस्थान, लेकिन उनसे पर्याप्त तेल नहीं मिलता है जो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए हम तेलों को ज़्यादातर जो है खाड़ी देशों से मंगाते हैं। खाड़ी देशों का मतलब हो गया कि जो भी मुस्लिम देश हैं, जैसे अरब हुआ, इराक हुआ, ओमान हुआ, यमन हुआ, ईरान हुआ, ये सारे देशों से, ये तेल उत्पादक देश हैं, इनको ओपेक देश बोलते हैं। ठीक, तो इन देशों से हम ज़्यादातर अपना तेल मंगाते हैं। तो तेल वो हमको कच्चा तेल भेजते हैं, जिनको क्रूड ऑयल बोलते हैं। उन कच्चे तेलों में बहुत सारी गंदगी रहती है, उनको सीधे हम अपने गाड़ियों में डाल के यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको जो है पहले साफ करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है। तो उन तेलों को साफ करने के स्थान को ही बोलते हैं तेल शोधशाला। तो ये जो तेल शोधशालाएं हैं, ये जो जितनी भी तेल शोधशालाएं हैं, यहीं से उन तेलों को साफ किया जाता है और फिर वो हमारे उपयोग लायक बनते हैं, जिससे डीजल, पेट्रोल और सारी चीजें बनती हैं। ठीक, तो तेल शोधशाला देखिए भारत की जो प्रमुख है, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश जान लो। अपने उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख तेल शोधशाला है मथुरा में। मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रमुख तेल शोधशाला है। और भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला असम के डिगबोई में है। जो असम राज्य है ना हमारा, असम राज्य के डिगबोई में है। असम है, यहां डिगबोई नाम का स्थान है, डिगबोई। ठीक, अच्छा, बिहार के बरौनी में, बिहार राज्य में, ये जो बिहार है ना, बिहार के बरौनी में, बरौनी में भी प्रमुख तेल शोधशाला है। तो आप कुछ मत, आप अपने उत्तर प्रदेश को जान लो। मथुरा, उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है, यहां पे भारत का प्रमुख तेल शोधशाला है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे अब देखो, इसको जरा जान लो। अब नर्मदा नदी देखो, ये मध्य प्रदेश है, हम लोग को पता है ये मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है अमरकंटक, ये पहाड़ी है अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। ठीक, अमरकंटक से नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी निकलती है। और ये नदी कहां गिरती है? बंगाल, अरब सागर में। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से नर्मदा नदी निकलती है, जो अरब सागर में गिरती है। ठीक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से नदी निकलती है नर्मदा, और ये गिरती है अरब सागर में। ठीक, अब आ जाते हैं कागज उद्योग। भारत का प्रमुख कागज उद्योग का केंद्र तो मध्य प्रदेश में ही आइए। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है, मध्य प्रदेश में बीच में ही, जो बीच का हिस्सा है, इसी को मध्य प्रदेश बोलते हैं। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर, यहां पे है नेपा नगर, मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है, ये कागज उद्योग का भारत का शुरुआती दौर का ही प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इलायची की पहाड़ियां। स्वाभाविक है, जिस पहाड़ी का नाम ही इलायची है तो उसका संबंध कुछ ना कुछ इलायची से जरूर रहा होगा। इलायची की जो पहाड़ियां हैं, ये भारत की ऐसी पहाड़ियां हैं जहां पे इलायची, जो हमारे दैनिक जीवन में मसालों के रूप में बहुत उपयोगी एक प्रकार का फल है, तो उसका हम लोग हमारे पूजा सामग्री से लेके हमारे मसालों में हर जगह इलायची को बहुत शुभ माना जाता है और अच्छा माना जाता है। ठीक, तो ये इलायची की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा इलायची होता है, इसीलिए इसका नाम, इसको कार्डिमम पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां कहा जाता है। अब इन पहाड़ियों को जानेंगे, ये क्या है। देखिए, जो ये दक्षिण भारत है ना, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ये जो पश्चिमी वाला हिस्सा है इस तरफ का, इसको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तो केरल राज्य के आसपास का जो ये क्षेत्र है, केरल राज्य के आसपास का जो ये क्षेत्र है, केरल और तमिलनाडु,
केरल और तमिलनाडु राज्य में ये इलायची पहाड़ियां हैं। केरल और तमिलनाडु राज्य के पास ये इलायची पहाड़ियां हैं। ठीक ना, यहां अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, ये सारी पहाड़ियां हैं। तो केरल और तमिलनाडु राज्य के पास ये जो है इलायची पहाड़ियां हैं। ठीक, तो आप इलायची पहाड़ियों को यहां दिखा देंगे। कावेरी नदी पे अब आते हैं। कावेरी नदी, ये देखिए, ये कर्नाटक राज्य है, ये कर्नाटक राज्य है। ठीक, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी। तमिलनाडु राज्य से होते हुए ये गिरती है कहां? ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, ये जो है कावेरी नदी, ये कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल के और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, कावेरी नदी, इसे पोन्नियन भी कहा जाता है। इसे पोन्नियन, दक्षिण भारत में कावेरी नदी को पोन्नियन भी कहा जाता है। एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले मणिरत्नम की, जिसे बोला जाएगा पोन्नियन सेल्वम। पोन्नियन सेल्वम, तो जो पोन्नियन सेल्वम है उसका वो तमिल शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कावेरी का बेटा। तो इस पूरे पिक्चर में चोल साम्राज्य के बारे में बताया गया था। ये इतना समृद्ध और शक्तिशाली था कि यहां से लेके गंगा नदी के क्षेत्र तक और दक्षिण के बहुत सारे राज्यों तक ये फैला हुआ था। तो कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और बहुत ही ऐतिहासिक नदी है। तो ये निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल के और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो हमें उम्मीद है इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर जो और भी कुछ चीज़ों आपको जानना होगा, मैं ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर एक नया वीडियो फिर ही जल्दी ही आऊँगा। फिलहाल मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। पढ़ते रहिए और खूब एंजॉय करिए।